यादें मेरे दौर की का एपिसोड नंबर 9 यानी 9वीं कड़ी लेकर आपका ये दोस्त मनोहर महाजन हाजिर है। आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप जी? अच्छे होंगे तभी तो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं आप। शुक्रिया बहुत बहुत। और दोस्तों, जिस तरीके के रिएक्शंस आप लोगों ने दिए हैं मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है। और मज़े की बात यह है कि मेरा जो ये YouTube चैनल है, ठीक है, इसको देख तो बहुत से लोग रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब का जो बटन है ना, उसको आपको दबाना है, बस, दैट्स ऑल। उससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा और आगे के प्रोग्राम करने की क्षमता आप मुझे प्रदान करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ, तो यादें मेरे दौर की एपिसोड नंबर 9 में मैं क्या लेकर आ रहा हूँ ये जानने को यकीनन आप उत्सुक होंगे। बताऊँ क्या? बताता हूँ। तो मैं आज उन हस्तियों को जिन्होंने मेरे जीवन को संवारा, रेडियो सिलोन छोड़ने के बाद जिन्होंने मेरी मदद की, जिन्होंने मुझे मेंटोर किया, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में आज चंद बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले नेचुरली शहंशाह आवाज़ अमीन साहब, जो मेरे गुरु हैं और मेरे मेंटोर हैं, उनके बारे में चंद बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जब रेडियो सिलोन से लौटा और उनके चरणों में बैठकर और उनको वॉच करके मैंने बहुत कुछ सीखा। क्या होता था, दिन भर रिकॉर्डिंग करने के बाद अमीन साहब एक आराम कुर्सी उनके रूम में थी, उस पर वो ऐसे लेट जाया करते थे रिलैक्स होने के लिए। और वो टाइम रहता था जब मैं फौरन उनके चरणों के पास बैठ जाया करता था और अपने उठपटांग प्रश्नों से उन्हें बोर किया करता था। लेकिन उन प्रश्नों से कभी कभी बहुत अच्छी बातें भी निकल कर सामने आती थी। शाम का टाइम होता था, अमीन साहब आराम कुर्सी पे लेटे हुए हैं और उनके हाथ में ठंडी बोतल कोई है, थम्स अप या कोका कोला वगैरह की, वो पीते हुए आराम से रिलैक्स करते थे और मैं वहाँ बैठ जाया करता था। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि अमीन साहब, आप हमेशा कहते रहते हो कि यार खुदा ने तुम लोगों को क्या आवाज़ें दी हैं, ब्रिज की आवाज़ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुम्हारी आवाज़ माशाअल्लाह, बहुत से लोगों के नाम आप लेते रहते हो कि उनकी आवाज़ें बहुत अच्छी हैं और आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो वो कहते हैं यार खुदा ने तो, मेरी स्टाइल पॉपुलर हुई है, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मेरी स्टाइल पॉपुलर हुई है। तो मैंने कहा अच्छा, आपकी स्टाइल प्रॉपर, और स्टाइल के साथ साथ क्या है मनोहर कि जो भाषा होती है, भाषा का जब आप चयन करते हैं और ऐसी भाषा का चयन करते हैं जो दूसरों की समझ में आती है, और एक पर्टिकुलर स्टाइल, एक आप डेफिनेट स्टाइल में लोग देख रहे हैं कार्यक्रम, लेकिन एक नया आदमी कुछ नई स्टाइल लेकर आता है तो उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाता है, और मेरी तरफ भी यही हुआ। तो मैंने कहा कि फिर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं, लेकिन आप तो इतने लोकप्रिय हो, तो ये लोकप्रियता की वजह क्या है? हम लोग इतने लोकप्रिय क्यों नहीं है? ब्रिज जी इतने लोकप्रिय क्यों नहीं है? बोले नहीं, तुम लोग भी लोकप्रिय हो, सिर्फ ये है कि तुम लोग की स्टाइल और मेरी स्टाइल में फ़र्क है। और मैं जब आया उस समय कमर्शियल सर्विस जो थी वो अपनी शिशु अवस्था में थी। लोगों को बहुत पसंद आई वो आवाज़, वो प्रेजेंटेशन, वो स्टाइल लोगों को पसंद आई। तो मैंने कहा अच्छा, आप कहते हैं कि बहुत अच्छी आवाज़ खुदा की देन होती है, तुम लोगों को खुदा ने आवाज़, बोले देखो क्या होता है, हर आदमी की अपनी स्टाइल होती है। तुम्हारी स्टाइल, ब्रिज की स्टाइल अलग अलग है, लेकिन जब अपनी स्टाइल को तुम एक पैटर्नाइज करते हो, ठीक है, अपनी भाषा से, अपने क्रियाकलापों से, अपने कॉन्सेप्ट से, अपने फॉर्मेट से जब लोगों का दिल जीतते हो तो वो आवाज़ जो है पॉपुलर हो जाती है। तो मैंने कहा पॉपुलर कौन सी आवाज़ होती है? तो बोले वो आवाज़ हमेशा पॉपुलर होती है जो आवाज़ दिल से निकलती है और दिल से होते हुए सामने वाले के दिल तक पहुंचती है, वो आवाज़ पॉपुलर होती है। और वो आवाज़ पॉपुलर होती है जब श्रोता किसी आवाज़ को सुनते हैं और उन्हें लगता है कि ये आवाज़ झूठ बोल रही है,
ये आवाज़ झूठ बोल रही है, तो उस समय क्या होता है कि वो आवाज़ कभी भी लोकप्रिय नहीं होती, वो आवाज़ कभी भी लोकप्रिय नहीं होती। अगर श्रोता को ये लगता है कि इस आवाज़ में बनावट है, ये आवाज़ झूठ बोल रही है, इसकी आवाज़ में कोई तथ्य नहीं है, तो वो आवाज़ कभी भी पॉपुलर नहीं होती है। और जिन श्रोताओं को ये लगता है कि हाँ, ये आवाज़ मेरे दिल की बात कह रही है, इसमें बनावट नहीं है, इसमें झूठ नहीं है, तो वो आवाज़ बहुत लोकप्रिय होती है। तो मैंने कहा ये एग्जाम्पल तो आप हैं तो मुस्कुरा कर उन्होंने मैंने एक और प्रश्न उनसे किया। मैंने कहा कि सर, जो आपकी जो आवाज़ है, ठीक है, आप कहते हो स्टाइल है, वो है, बोले एक चीज़ और है कि मैं ज़्यादातर फिल्म म्यूज़िक पेश करता हूँ, फिल्म म्यूज़िक आधारित प्रोग्राम पेश करता हूँ, जैसे बिना का दीप वाला। तो है क्या कि एक समझने की चीज़ है तुम लोगों के लिए, नई जनरेशन के लिए जो आ रहे हैं, कि जो फिल्म संगीत है वो एक ऐसी विधा रही है जिसने पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को जोड़ा है। फिल्म संगीत, जो हिंदी का फिल्म संगीत है, उसने न केवल भारत को बल्कि सारे विश्व को जोड़ा है। और आज सारा विश्व जो है हिंदी फिल्म संगीत के गुणगान करता है। उसी हिंदी फिल्म संगीत की वजह से हम लोग जो हैं पॉपुलर हुए हैं। हमारी एकता, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है फिल्म संगीत ने अदा किया है। ये हमेशा याद रखो। और फिल्म संगीत एक ऐसे, ख़ास तौर से स्वर्णिम युग का जो फिल्म संगीत है वो आज भी लोगों के जहन में है। और अगर आप मिज़राब की तरह उसके तारों को छेड़ते हैं तो लोगों को टन 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 चीज़ें जो हैं वो याद आने लगती है। वहीं पर अमीन साहब के रूम में ही रमा जी, यानी जिन्हें मैं भाभी बोला करता था, मिसेस अमीन सयानी, वो बैठा करती थी। और उनके साथ एक उनके ब्रदर थे जगमोहन मट्टू जी, बहुत बड़े राइटर प्रोड्यूसर रेडियो प्रोग्राम्स के, उनसे भी मुझे बहुत सीखने को मिला। तो रमा जी हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं मध्य प्रदेशी हूँ, तो दृष्टि और दृग, मैं दृष्टि को दृग को द्रग बोला करता था, दृग बोलना चाहिए, दृष्टि को दृष्टि बोला करता था। ये मध्य प्रदेश वालों की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, तो उसमें उन्होंने मुझे पकड़ लिया, उनके निर्देशन में प्रोग्राम कर रहा था। तो मैं कहता उसकी दृष्टि बहुत अच्छी है, और द्रग शब्द आया, मैंने द्रग बोला। अब रमा जी ने पकड़ लिया, प्रोग्राम हो गया। उसके बाद थोड़ा सा रुक के उन्होंने कहा, मनोहर, इट इज़ दृष्टि, इट इज़ दृग। तो मैं तो जिंदगी भर यही शब्द बोलता रहा। तो बोले देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी कोई सीख सकता है। तो मैंने कहा, मैडम अब मैं कैसे सुधारूं इसको? तो बोले देखो, तो कैसे आते हो अंधेरी से? मैं अंधेरी में रेसिडेंट। मैंने कहा कि मैं बस से आता हूँ। बोले ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है ना, तो तुम हमेशा क्या करो, दृष्टि है, एक शब्द पकड़ लो, दृष्टि 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 दृष्टि, ये कहते हुए घर जाओ, बस से जाओ, और फिर जब बस से कुलाबा आओ फिर कहो दृष्टि दृष्टि। ये तब तक तुम कहते रहो, मतलब प्रयास करो, जब तक ये तुम्हारे सिस्टम में दृष्टि की जगह दृष्टि ना हो जाए। और मैंने दोस्तों वही किया। मैं जब वहाँ से चला तो मैं दृष्टि 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 दृष्टि, लोग देखे, बस में बैठे हुए लोग देख रहे थे कि ये आदमी पागल है क्या, ये क्या बोल रहा है। मैं दृष्टि 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 दृग 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 दृग। और यकीन मानिए वो दोनों शब्द मेरे सिस्टम में आ गए, और उसके बाद मैंने कभी गलती नहीं की। तो ये जाने अनजाने में बहुत सी पर्सनालिटीज से, जगमोहन मट्टू साहब से मैंने उर्दू के बहुत सारे शब्द सीखे। जैसे वो कहते हैं कि यार तुम लोग हालात प्लूरल होता है, हालातों क्यों बोलते हो तुम लोग? जज्बात ये प्लूरल है, जज्बातों क्यों बोलते हो तुम लोग? अरे बाप रे, ये भी चीज़ें सीखने की हैं। और कभी मौका मिला दोस्तों तो इन चीज़ों पर, वॉइस कल्चर के बारे में भी मैं एक अलग से प्रोग्राम शुरू करने का प्रयास करूंगा, ताकि जो नई जनरेशन है उसको मैं अपने अनुभव दे सकूं, जैसे कि मैंने अनुभव लिए अमीन साहब से। और अब जो मेरे अनुभव हैं, जिस उम्र के हिसाब से मैंने सीखा है, तो वो मैं आप लोगों को दे सकूं। अब अमीन साहब की एक मैं कमज़ोरी बताऊं ये कमज़ोरी सिर्फ उनको क्रिटिसाइज करने के लिए ये नहीं है, या उनका अपमान करने के लिए नहीं। एक बड़े मज़ेदार चीज़ होती है कि अमीन साहब जो हैं
कैसे प्रभावित हुआ करते थे, ये मैंने बड़ा वॉच किया। होता क्या था कि हम लोग तो बैठे रहते थे, जैसे मंदिर में नहीं जाते हैं भगवान के दर्शन करने, हाथ जोड़ के बैठे रहते थे, लेकिन कुछ लोग थे। अब एक लेडी थी, बहुत अच्छी वॉइस अपने ज़माने की, लक्ष्मी शर्मा जी। तो हुआ क्या कि एक दिन वो ऑफिस में मैं बैठा हुआ था अमीन साहब के कमरे में, तो वो रोती हुई आई, अमीन साहब बर्बाद हो गई। तो अमीन साहब का जो चश्मा होता है ना यूं, तो वो चश्मा यूं हो जाता था और उनकी आंखें यहाँ से निकल रही थी, यानी ये चश्मा जो है कोई शॉक लगता था तो ये चश्मा उनका यूं हो जाता। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ लक्ष्मी? अमीन साहब रात को ना ये मतलब उनके पति रात को ना वो ताश खेल रहे थे, जुए में फ्लैट के सब पेपर हार के आ गए, मैं क्या करूं? अब वो कह रहे कि आप मकान खाली कर दीजिए, निकल जाइए यहाँ से, सुबह तक का टाइम, कल सुबह तक का टाइम दिया, मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ, कैसे, मुझे बताओ पूरा। तो लक्ष्मी जी ने बताया कि उनके ताश खेलते थे, उसमें वो जुए में वो पेपर मतलब हार गए, तो फ्लैट के पेपर जो हैं वो 35,000 में वहाँ रखाए हैं। अब अमीन साहब, अरे उन्होंने अपना रुमाल निकाला, लक्ष्मी जी को दिया, वो छुनक रही उनके रुमाल में, उनको वापस दे दिया, अमीन साहब ने जेब में रख लिया और लक्ष्मी जी को अकाउंट सेक्शन में जा गए और 35,000 का चेक लक्ष्मी शर्मा जी के नाम से बनवाया और उनको दिया, बोले तुम जाओ और सारा पेमेंट करो, घर को बचाओ, ठीक है? और फिक्र मत करना, ये 35,000 रुपया जो है ना, ऐसा मत समझना लोन है, मैं तुम्हें इतना काम दे दूंगा कि तुम 3 या 4 महीने में इसको चुका सकोगी। लक्ष्मी जी ने फिर वो नाक वाक साफ किया, चेक लेके चली गई। तो एक दृश्य ये होता है कि अमीन साहब इतने इम्प्रेस हो जाते हैं किसी की तकलीफ से, किसी के कष्ट से, कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दूसरा एक मंजर मैं आपके सामने खींचता हूँ, उस समय की बड़ी मशहूर आवाज़ थी आशिमा जी। अब आशिमा जी जो थी बड़ी ही मॉड गर्ल, उनके हाथ में सिगरेट का पैकेट होता था, कंगन होते थे, छन छन छन, खुशबू उनके पूरे बदन से महकती रहती थी और वो जब आती थी तो पूरे ऑफिस में एक बड़ी रौनक सी छा जाती थी। तो वो उनकी एंट्री एक दिन होती है, वो कहती है, व्हाट द हेल इज दिस अमीन? अमीन साहब का चश्मा फिर जो था यूं करके क्यों हुआ, क्या हुआ आशिमा? अरे अमीन साहब, यू नो माय हस्बैंड वाज सेइंग कि यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम बांद्रा टू कुलाबा, राइट? For radio program you are getting 75 rupees and 100 rupees you are spending on taxi. What is bloody this thing, that thing? तो अमीन साहब क्या, फिर से बोलो? वो कह रहे हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि 75 रुपये पर प्रोग्राम तुमको मिलता है और 100 रुपया तुम टैक्सी पे खर्चा करती हो, ठीक है? तो मतलब इसमें क्या फन है, क्यों जाती हो, क्यों रिकॉर्डिंग? अमीन साहब, जो 75 रुपीज़ पर प्रोग्राम आशिमा जी को मिलता था नेक्स्ट मंथ से वो 300 रुपया पर प्रोग्राम हो गया। तो अमीन साहब इस तरीके से इम्प्रेस होते थे, या तो एक एटीट्यूड वाला चक्कर या फिर बहुत ही तकलीफदायक। और फिर मैं कहा करता था, अमीन साहब हम लोग क्या करें जो बीच के ना एटीट्यूड बता सकते हैं और ना ही हम रो सकते हैं। तो अमीन साहब को ये मेरा जो मोनो एक्ट टाइप का था इतना पसंद था कि जब भी कोई उनके कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली रिलेशंस आते थे, मुझे मियाँ इधर आओ, यार बताओ तुम कि मैं कैसे इम्प्रेस हूँ तो मुझसे वो मोनो एक्टिंग कराया करते थे, तो मुझे बताना पड़ जाता था। तो ये सब चीज़ें अमीन साहब की। अमीन साहब बहुत ही रहम दिल, बड़ी जल्दी इम्प्रेस हो जाते थे किसी भी चीज़ से। मैंने उनको देखा कि बड़ी जल्दी इम्प्रेस हो जाते थे, बड़ी जल्दी उनकी आंखों में नमी आ जाती थी। नेचुरली कहा भी जाता है कि कला वहीं होती है जहाँ दिल होता है, दिल जिनका अच्छा होता है कला वहीं अपना वरद हस्त रखती है। तो ये अमीन साहब, रमा भाभी और जगमोहन मंटू जी के थोड़े से चीज़ें जो थी मैंने आपको बताई। अब मैं आता हूँ विनोद शर्मा जी विनोद शर्मा जी, जैसे मैं बता चुका हूँ, एक्टर, संस्कृत स्कॉलर, कॉपीराइटर, सिंगर, ड्रामा आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बहुत सी कथाएं, उस समय HMV की जो थी कथाओं का जो रिकॉर्ड्स होते थे वो भी उनके रिलीज़ हुए थे उनकी आवाज़ में। तो उन विनोद शर्मा जी का सानिध्य भी मुझे प्राप्त हुआ।
उनके बारे में उनके एक तकिया कलाम था, आई टेल यू, ठीक है, ये उनका तकिया कलाम था। और वो अक्सर कहा करते, हमारा यार कानपुर से थे विनोद जी, तो वहाँ नौजवानों को लौंडा कहते हैं, लौंडा, ये गाली नहीं होती है वहाँ। कहते यार आजकल के लौंडों को बोलना नहीं आता, चले आते हैं उठा के। आजकल के लौंडों को माइक पर खड़ा होना नहीं आता, चले आते हैं मुंह उठा के, आई टेल यू। तो ये अक्सर मैं सुना करता था, तो मुझे कहीं ना कहीं हॉन्ट करता था, आई टेल यू। आजकल के लौंडों को माइक पे खड़ा नहीं होना आता, चले आते हैं मुंह उठा के। ये बात मुझे बहुत चुभती थी। जब पंडित जी को काफ़ी उलझा, शुरू में काफ़ी उलझा, बाद में बिल्कुल श्रद्धानत हो गया उनके सामने। तो मैंने कहा इनका ये तकिया कलाम और इनका ये जो है ना आई टेल यू और ये माइक पे खड़ा नहीं होता, इसको मैं ठीक करूँगा। तो एक दिन क्या हुआ, हमारी यूजुअली जो मोदी के मतवाले राही की रिकॉर्डिंग होती थी, एक प्रोग्राम था जो 12 साल चला और इंटरनेशनल अवार्ड जिसको मिला, और हवा महल की टक्कर में इसकी लिसनरशिप थी मोदी के मतवाले राही की, जिसमें मैं ड्राइवर का रोल किया करता था और सईद साहब जो थे, सईद उल हसन, वो क्लीनर का रोल किया करते थे। तो ये प्रोग्राम बड़ा ही पॉपुलर था और मतलब इसने सारे रिकॉर्ड तोड़े। बेस्ट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड का अवार्ड भी इसको, क्लियर अवार्ड जो था वो मिला था। तो हम लोग की रिकॉर्डिंग यूजुअली कभी वेस्टर्न आउटडोर में होती थी इस प्रोग्राम की, कभी आरटीवीसी में होती थी, कभी फेरोग्राफर्स में होती थी, कुलाबा में, ठीक है। तो फेरोग्राफर्स में हमारी रिकॉर्डिंग थी 10 बजे से, और पता लगा कि पंडित जी जो है बीच में एक कमर्शियल करने के लिए, एक स्पॉट करने के लिए आने वाले हैं। तो उस समय चंद्रा साहब रिकॉर्डिस्ट थे, सुषमा जी जो गायिका हैं उनके ससुर कह लीजिए, और सोनू उनके बेटे जिनसे उनकी शादी हुई है, तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो हमें पता लगा कि पंडित जी आने वाले हैं बीच में आधा घंटे के लिए और अपना कमर्शियल करेंगे। तो उस दिन मैंने और सईद भाई ने डिसाइड किया कुछ कि इनका पंडित जी का ठीक करना। अब हुआ क्या, अगर आपने स्टूडियो देखा तो कैबिन होता है, एक रिकॉर्डिंग कैबिन होता है, एक रिकॉर्डिस्ट जहाँ बैठता है और एक आर्टिस्ट का क्या, बीच में एक ग्लास होता है, जैसा कि मैं पिछली बार आपको बता चुका हूँ। तो हुआ क्या कि मैंने और सईद भाई ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। चंद्रा साहब कमर में बहुत दर्द है, मेरे कमर में, तो रिकॉर्डिंग 4 प्रोग्राम रिकॉर्ड करने हैं, तुम्हारी कमर में हो तो आप करेंगे क्या? तो बोले गाँव तक ये रखे रहते हैं। बोले फिर चंद्रा साहब हम लेट के रिकॉर्डिंग करें तो? लेट के? बोले अच्छा बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हमने कहा जी कमर में बहुत दर्द है। तो उन्होंने क्या किया, गाँव तक ही ऐसे लगा दिए और हम लोग ऐसे लेट गए, और लेट गए तो माइक उन्होंने ऐसा हमारे मुंह पे लगा दिया। अब वो क्या था, जहाँ रिकॉर्डिंग होती है, ये रिकॉर्डिंग बैठे तो वहाँ से दिखता नहीं है, कुछ चेयर वेयर होती है तो आदमी को दिखता है कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब हम लोग लेट गए तो वहाँ के कांच से दिख नहीं रहा। अब हुआ क्या, हम लोग की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। रिकॉर्डिंग हम लोग तो पंडित जी की एंट्री हुई, तो उन्होंने देखा कि रिकॉर्डिंग कैबिन में से देखा कि आवाजें तो आ रही हैं मनोहर की और सईद की, है कहाँ ये लोग? तो चंद्रा साहब ने कहा कि अंदर है। बोले अंदर है? तो रिकॉर्डिंग रोकी और आगे कहने और देखा हम लोग लेट के रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आई टेल यू, व्हाट इज दिस? आई टेल यू। पंडित जी आजकल के लौंडों को माइक पे खड़ा होना नहीं आता, इसलिए लेट के रिकॉर्डिंग। जब मैंने और सईद भाई ने कहा कि आजकल के लौंडों को माइक पे खड़ा नहीं होता, इसलिए लेट के रिकॉर्डिंग करे, तो पंडित जी का थोड़ा सा मुस्कान भी आई और उनके चेहरे पे थोड़ी सी झल्लाहट भी आई। लेकिन आई टेल यू, उसके बाद से पंडित जी ने ये जो तकिया कलाम थे ये सारे ही छोड़ दिए थे। तो इस तरीके से विनोद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, चंद्रा साहब को प्रणाम करता हूँ, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। अब दोनों साहबा नहीं हैं, मैं तो ये पंडित जी का तकिया कलाम था जो उस समय छोड़ गया। पंडित जी की एक और आदत थी कि जब हम लोग रेडियो टीवी कमर्शियल में रिकॉर्डिंग करते, जैसी शाम होती थी वो किसी को काम नहीं करने देते थे। बोलते थे अमा यार संध्या पूजन का टाइम हो गया, सूर्य भी अस्त हो गया, विश्राम करने चला गया सूर्य, तो तुम लोग काम पे जुड़, काम बंद करवा देते थे। और काम बंद करवाने बोलते संध्या पूजन का टाइम हो गया वो, और संध्या पूजन के बाद क्या होता था तो वो कहानी
संध्या पूजन के बाद वाली बात जो है वो मैं यहाँ नहीं कहूँगा। और दूसरा एक और पंडित जी कहा करते थे, मैं और सरोज जी जब भी कभी रिकॉर्डिंग में जाते थे तो हमसे कोई भूल हो जाती थी, ठीक है, तो हमेशा कहते अम्मा यार ये सिलोन के चावल गलते ही नहीं क्योंकि हम लोग सिलोन में काम करते थे तो शिव जी को तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं कभी कभी हंस के पंडित जी आप क्या बोलते हैं, अम्मा यार मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग इतनी गलतियाँ क्यों करते हो, कभी शब्दों में गड़बड़ करते हो, कभी फला पे गड़बड़ करते हो। तो मैंने कहा पंडित जी आप सिलोन के चावल क्यों बोलते हैं, अब सिलोन के चावल जो होते हैं गलते नहीं है जल्दी। तो मैंने कहा नहीं पंडित जी, और फिर हम लोगों ने सिलोन के चावल जो इतने बढ़िया गला दिए कि काफ़ी उसकी चर्चा होती रही। तो पंडित जी को मैं याद करते हुए ये थोड़ी सी घटना सुनाना चाहता था। अब मैं आपको कुछ घटनाएं सरोज जी की सुनाना चाहता हूँ। सिलोन रेडियो सिलोन छोड़ने के बाद सरोज जी बॉम्बे आए मेरी तरह। सरोज जी ने बहुत प्यारे प्यारे गीत लिखे, गीतकार तो थे ही, वो अनाउंसर भी टॉप ग्रेड के थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि वाक्य गीतांजलि नाम का जो सर्वश्रेष्ठ प्रोग्राम रेडियो सिलोन का था, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम। तो इनके पास जो कार थी स्टैंडर्ड हेराल्ड कार थी, वो जो होती है ना, एक मिनट, तो स्टैंडर्ड हेराल्ड गाड़ी थी। और सरोज जी पहले उद्घोषक थे बंबई में जिनके पास कार थी वो। और हम लोग जब भी किसी रिकॉर्डिंग में या किसी में जाते थे तो सारे के सारे लोग उसी में लद के जाते थे, डिक्की खोल देते थे, डिक्की में 4 लोग बैठ जाते थे, सामने की सीट पे 3, पीछे की सीट पे 4, तो 7-8 लोग उनकी गाड़ी पे, और उनको कोई एतराज नहीं होता, बड़े खुश होते थे, सबको घर छोड़ते हुए आना, घर जाते हुए जाना। तो उनके पास ये कार थी। अब एक बार क्या हुआ कि अंधेरी में रहते थे इरला ब्रिज के पास, मैं भी वहीं रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, गाड़ी लेके आ रहे थे, तो गाड़ी बड़ी लेडीज टाइप की गाड़ी होती है, बड़ी नाजुक सी गाड़ी। तो पेडर रोड पे जैसे चढ़ाई चढ़ने लग गए तो जो रेडिएटर था, पता नहीं मेरी और उनके रेडिएटर तो रेडिएटर में से धुआं निकलने लग गया। अब धुआं निकलने लग गया, फटा नहीं, धुआं निकलने लग गया। तो सरोज जी ने क्या किया, हुड खोल के उसमें जो रेत थी वो डालनी शुरू कर दी। बेचारों को समझ नहीं आया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने रेत क्यों डालनी? अरे मुन्ना, बिल्डिंगें थी, अगर गाड़ी में आग लग जाती तो बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी थी, सब लोग जल जाते, इसलिए मैंने तो गाड़ी का सत्यानाश हो गया, इंजन में उन्होंने वो डाला। तो इतने सीधे थे कि गाड़ी साइड में खड़ी कर देते कुछ किसी मैकेनिक, लेकिन उनको फिक्र क्या हो गई कि गाड़ी में अगर आग लग गई तो बिल्डिंगों में आग न लगे। तो इसमें मैं आपको उनकी इनोसेंसी की बात, फिर हुआ क्या कि उनको फिर रेडियो एंड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में हर 2 साल में कार उनकी जो होती थी रिटायर करती थी। तो उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी तो खराब हो गई तो आप एम्बेसडर ले लो, एक गाड़ी हम दे रहे हैं। तो सरोज जी ने एम्बेसडर, सरोज जी ने कहा ठीक है मैं इसका पेमेंट कर दूंगा। तो नेशनल हेराल्ड जो स्टैंडर्ड हेराल्ड थी वो तो रिटायर हो गई और सरोज जी के पास एम्बेसडर गाड़ी आ गई। अब एम्बेसडर गाड़ी आ गई तो फिर उसमें तो नेशनल हेराल्ड की वो अपना स्टैंडर्ड हेराल्ड के लिए बैठ नहीं सकते थे। लेकिन वो कार लेने के बाद मुझे कहते हैं एक दिन, देखो मुन्ना, देखो तुम लिंकिंग रोड से कभी मत आना। तो मैं घबरा गया, मैंने लिंकिंग रोड से क्या है, तुम एचवी रोड से आना हमेशा। मुझे मुन्ना कहते थे वो और बड़े छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे। तो मैंने कहा बात क्या है, क्यों आप? अरे मुन्ना, मैं ना जिस दिन कोलाबा से गाड़ी एम्बेसडर लेके आ रहा था ना लिंक रोड पे, तो क्या हुआ, मेरी गाड़ी सडनली बंद पड़ गई। तो बंद होते वो इलेक्ट्रिक पोल के नीचे मैंने उसको खड़ी कर दी। अब मैं नीचे ढूंढ रहा हूँ कौन सी वायर खराब हो गई, तो इतने मैं देखता क्या हूँ कि बाई तरफ का दरवाजा खोल के डल्ला अंदर आ गई। तो डल्ला कौन? तो डल्ला वो लेडीज को डल्ला बोला करते थे सरोज जी। तो डल्ला आ गई तो मैंने देखा, अरे तो वो डल्ला कहती हाय हाय 5 रुपया दे, हाय हाय। तो मैंने कहा काय के 5 रुपया? तो नहीं 10 लूंगी, 10। बोले 10 काय के 10? 20 लूंगी। तो असली में खुसरा था जो बैठ गया था लिंकिंग रोड। तो अब वो जैसे ही सरोज जी कुछ मना करते तो उसकी कीमत डबल हो जाती। अल्टीमेटली सरोज जी घबरा के कहते अरे काय के 100 रुपये हो चुके थे। तो उन्होंने सरोज जी ने अपना पर्स निकाला के अरे ले मेरी माँ
ये ले जितना है ले ले, मुझे मेरा पीछा छोड़। क्योंकि नहीं चल, मुझे खारदार छोड़ के शिव कुमार सरोज जी उनको खार डांडा में छोड़ के आए। तो उनके साथ जो घटा था वो नहीं चाहते थे कि मेरे साथ कभी घटे, तो मुझे वो नसीहत दे रहे थे कि लिंक रोड से मुन्ना कभी मत आना। तो सरोज जी की इस इनोसेंसी पे हम लोग बड़े ठहाके लगाया करते थे। तो हाँ, और दूसरी चीज़ एक बार और कि जब भी सरोज जी स्टूडियो में आते थे तो हम लोग नेचुरली वो सीनियर थे, तो हम लोग कहते अरे सरोज जी आइए आइए बैठिए बैठिए। तो कहते अरे मुन्ना हर आदमी बैठाने पे लगा हुआ है, कोई नहीं कहता खड़े हो जाइए खड़े हो जाइए। तो उनको बड़ा मतलब तकलीफ थी कि कमर्शियल, जब से वो रेडियो सलोन छोड़ गए तो कमर्शियल वॉइसेस में उनको कम यूज़ करते थे। तो जब भी हम लोग एज ए सीनियर उनको कहते थे आइए सरोज जी बैठिए, तो कहते अरे हर आदमी बैठाने पे लगा हुआ है, कोई तो बोलो कि खड़े हो जाइए। तो इस तरीके से सरोज जी बड़े ही मैंने क्या कहूँ मैं, बहुत ही भोले, ज़मीन से जुड़े हुए, लोगों से प्यार करने वाले, और जिसके साथ रिश्ता बना लेते थे उस रिश्ते को हमेशा वो निभाते थे। अब विश्वामित्र आदिल जी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पिछली बार कि उनको इफेक्ट चाहिए था, तो किस तरीके से कांच तोड़ दिया। एक बार मैं उनके साथ फंस गया। वो मोदी संगीत कहानी कर रहे थे और रमा सयानी जी उसकी प्रोड्यूसर थी, और इंसिडेंटली मैं नायक का रोल उसमें रेडियो प्ले में कर रहा था। अब उसमें एक सीन क्या होता है कि जो नायक है वो 7 माले से कूदता है, ठीक है, 7 माले से गिरता है या इंसिडेंट कोई होती है, तो वो हर फ्लैट में झांकता है। मतलब कहानी का वो मुद्दा ये था कि हर फ्लैट में झांकता है और फ्लैट में कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अब 7वें माले से गिरेगा तो 6 माले को देखता हुआ जाना उसको। तो अब मैं कहने के हाँ तो क्या करोगे, मैंने ऐसा कुछ इफेक्ट दूंगा। तो बोले नहीं, मगर 7वें माले से 6 माले पे रुके, 6 से 5 में रुकोगे तो वो इफेक्ट कैसे दोगे। अब मेरी खटिया खड़ी कहा ये कैसा है। बोले फिर वो वहाँ देखते हो ना तुम। तो मैंने कहा सर वहाँ फिर म्यूजिकल गैप कुछ कीजिए कि मैं जो देख रहा, तो जो देख रहा है वो ड्रामेटाइज भी होना है। अब मैं परेशान, रमा जी वहाँ बैठी हुई है, आदिल साहब सेटिस्फाई नहीं हो रहे, कहते यार ये इफेक्ट नहीं दे रहा था। मैंने कहा सर कैसे, अब आदमी को गिरता है तो धड़ से गिरता है ना। तो अब फ्लैट में देख मैं कहूँ नहीं सेटिस्फाई। अल्टीमेटली मैंने कहा मेरे से नहीं बने, ये रखिए स्क्रिप्ट, किसी और को बुला लो जो हर माले पे रुक के इफेक्ट दे सके वॉइस से। तो फिर उसके बाद काफ़ी देर तक रिकॉर्डिंग रुकी रही। फिर उसका सोल्यूशन क्या निकाला गया कि एक माले पे रुकेंगे, वहाँ कोई साउंड इफेक्ट लेंगे और साउंड इफेक्ट के साथ वो जो सीन है, मंजर है, उसको ड्रामेटाइज करेंगे। तो इनके साथ बड़ा आदिल साहब के साथ ये इंसिडेंट अक्सर मेरी हो जाती थी जब भी वो किसी प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग करते थे या मुझे बुलाते थे। अब कुसुम कपूर जी जिनकी चर्चा मैं कई एपिसोड्स में कर चुका हूँ, उनकी भी बड़ी इनोसेंट मतलब गलतियाँ हुआ करती थी। जैसे वो नामों की खिचड़ी बना देती थी। अब जैसे मैं हूँ, मेरा नाम मनोहर है, तो मेरे पास आएंगी रमेश मनोहर को देखा तुमने। तो अब मतलब अजीब किस्म के वो थे। अब मनोहर से पूछ रही हैं, मनोहर को रमेश कह रही है और कह रही है रमेश तुमने मनोहर को देखा, तो मनोहर तो सामने। तो हम बहुत चक्के होके कुसुम जी को देखने लगे कि कुसुम जी मैं ही तो हूँ मनोहर। अरे सॉरी तुम ऐसा करो 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में आती हूँ। फिर वो 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में आती हूँ। तो हम कहते कुसुम जी 2 मिनट में आती है, 5 मिनट रुको मतलब क्या, 7 मिनट रुके। तो फिर वो कुछ शर्मा के वो चली जाती थी। तो कुसुम जी अक्सर ये इस किस्म की जो गलतियां हैं वो थोड़ी करती थी। कुसुम जी को याद करते हुए आज मुझे उनके पिताजी जनरल थोरात, हाईली डेकोरेटेड जनरल इंडियन आर्मी के, उनका बर्थडे और मेरा बर्थडे 12 अगस्त। तो कुसुम जी के साथ एसोसिएशन मेरा इतना अच्छा रहा कि कुसुम जी करीब 8-10 साल काम करने के बाद रेडियो टीवी डे मनाया जाता था। रेडियो टीवी कमर्शियल स्टूडियो का नाम था।
तो रेडियो टीवी डे मनाया जाता था 12 अगस्त को। एक बड़ी प्यारी सी पार्टी दी जाती थी, सारे आर्टिस्टों को वहाँ बुलाया जाता था, खाना ड्रिंक्स वगैरह सब सर्व की जाती थी। और मेरा और अपने पिताजी जनरल थोरात का वो जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया करती थी। आज कुसुम जी को याद करके बड़े फिर से मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। बहुत करीब 25-26 साल कुसुम जी के साथ मैंने काम किया, और कुसुम जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थी। इतनी वॉइसेस को उन्होंने ब्रेक दिया, इतने राइटर्स को उन्होंने ब्रेक दिया। वो खुद बहुत अच्छी राइटर, बहुत अच्छी आवाज़ थी, प्रोड्यूसर थी, लेकिन मैं उन्हें एक संस्था के रूप में जानता हूँ, जिसमें से बहुत सारे लोगों को उन्होंने ब्रेक दिया, स्टैब्लिश किया लोगों को। कितने नाम है, कितने नाम के नाम है। कृष्ण राघव, रमेश तिवारी जी जो एक्टर भी रहे हैं, अरुण बख्शी, आपके अजय कश्मीरी, बहुत सारे, मनहर रामरिक, तबस्सुम जी को भी उन्होंने प्रोग्राम में यूज़ किया, रेडियो प्रोग्राम में। सईदुल हसन, मैं कितने नाम ले सकता हूँ, पूछिए मत। उमर अली, कलामुद्दीन, बाप रे बाप, इतने सारे नाम हैं। मैं करीब 150 नाम तो मेरे अभी जहन में गूंज रहे हैं, लेकिन मैं उनको, तो कुसुम जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थी जिन्होंने बहुत से लोगों को ब्रेक दिया, अनेक प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, ये थी कुछ खट्टी मीठी यादें। इसका मकसद सिर्फ ये किसी की आलोचना करना नहीं, एक सिर्फ मनोरंजन के लिए मैंने उन एस्पेक्ट्स को, उन हस्तियों के उन एस्पेक्ट्स को दिखाया जिनकी जानकारी हमें नहीं है या लोगों को नहीं है। और ये बड़े ही व्यक्तिगत क्षण होते हैं जिनको आपके साथ मैंने शेयर किया। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। इसमें कोई भी आलोचना या ऐसी कोई बात मत निकाल लीजिएगा। ये सिर्फ एक हस्तियों के अंदरूनी जज्बात और उनकी पर्सनालिटी को उजागर करने के लिए मैंने ये आप सबसे शेयर किया। आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको हमेशा की तरह पसंद आएगा। और मुझे एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपके ईमेल तो आते नहीं हैं, मुझे पता कैसे लगे कि आप, या व्हाट्सएप पे भी आप अपना रिएक्शन नहीं भेजते हैं। तो मैं एक बार फिर बता दूं, या आप नोट कर लें उसको, कि मेरा ईमेल एड्रेस है manoharmahajan2013@gmail.com, और व्हाट्सएप नंबर जो है 8779570776। ज़रा सी बात है। और हाँ, मेरे इस यूट्यूब चैनल को अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यूस आपकी सेवा में यादें अपने दौर की और बहुत सारी चीज़ें पेश करता रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब बटन होता है, उसको आप दबा दीजिए। इसको शुक्रिया बहुत बहुत। मैं अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए।